हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका जेडब्ल्यू केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं एक और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके, जिसमें टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये डीपीपी का पीडीएफ आपको मिल गया था। ये डीपीपी हम लोगों ने देखी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, और इसी डीपीपी पर बेस्ड अब हम ये सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। यानी कि अगर आपको डीपीपी में कोई डाउट हुआ या कोई क्वेश्चन नहीं बना या आपको कोई भी डीपीपी में कोई दिक्कत गई होगी, तो यहां पर आप इस वीडियो को देखकर वो डाउट्स क्लियर कर सकते हो अपना। ठीक है, बाकी उससे पहले ये बता दें, मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई कोर्स मॉड्यूल में इतनी सारी चीजें हैं कि भैया किसी के शायद पेड कोर्स में भी इतनी चीजें नहीं है जितना मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। जैसे आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेटरी वीडियोस मिलते हैं, तो पूरे टॉपिक वाइज आपको वहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। पूरा डिटेल्ड एनालिसिस होता है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है हर एक टॉपिक का। उसके बाद आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलती है डीपीपी की हर टॉपिक पर बेस्ड, और उसी टॉपिक के डीपीपी का सोल्यूशन भी मिलता है, जैसे कि ये सोल्यूशन है। इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज आती है, पूरी पीवाईक्यूज की पूरी सीरीज आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जहां पर आपको पिछले 20 साल, 25 साल, 30 सालों में जितने भी क्वेश्चंस आपको आईआईटी में आए थे, वो सभी आपके मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किए जाते हैं। उसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशंस, वन शॉट रिवीजन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिलती है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मतलब एक ऐसी टेस्ट सीरीज जहाँ पर आप अपना वर्चुअल जेडब्ल्यू का एग्जाम देकर आप देख सकते हो कि कहाँ आप में कौन सा पार्ट आपका वीक है, कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, कहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ये पूरे तरीके से आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलती है, जो वेबसाइट पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं है टेस्ट सीरीज, इसलिए वो वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट है magnetbrains.com, वहाँ पर जाओ, आप विजिट करो और जितना हो सके उस वेबसाइट को एक्सप्लोर करो। उसी वेबसाइट में आपको एक नई चीज भी और मिलेगी, जिसका नाम है ई बुक्स। अब आपको मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से ई बुक्स प्रोवाइड होती है, यानी कि पूरा मॉड्यूल, जैसे ऑफलाइन क्लासेस का मॉड्यूल होता है या जो बुक्स आप फॉलो करते हो, वैसे ही बेस्ट बुक से बनाया हुआ मटेरियल वहां पर अवेलेबल है ई बुक्स के फॉर्मेट में, जिसका जो कैटेगरी है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे वीडियो के, तो आपको लिंक मिल जाएगा और वहां पर आपको पूरी कैटेगरी मिल जाएगी। तो जितना हो सके लोगों को स्प्रेड करें, लोगों को बताएं चैनल के बारे में और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट के बारे में भी। चलें स्टार्ट करते हैं। अब पहले क्वेश्चन को यहां पर हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हमने बहुत डिटेल में देखा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक ऐसी रेडिएशन होती हैं जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती हैं और अपने साथ म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लेकर भी चलती हैं। ये एक बेसिकली वेव का फॉर्म होती है, लेकिन बाद में चलकर प्लैंक साहब ने यह भी बताया था कि यहाँ पर एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी होती है, जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी से वो बनती हैं, जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं, और उसका मतलब वो एक क्वांटा ऑफ एनर्जी भी कहलाता है, यानी कि एक पार्टिकल के फॉर्मेट में भी रहता है। ठीक है, और फिर जितने भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एग्जांपल्स दिए थे, उसमें से मैक्सिमम एग्जांपल्स हमारे आसपास होते हैं। जैसे जो अभी मोबाइल से अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो या लैपटॉप या टैबलेट से मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो उससे जो रेडिएशंस निकल रही हैं और तुम्हारी आंखों में आ रही हैं, वो रेडिएशंस आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सूरज की रोशनी, सन रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। रेडियो वेव, जिसमें रेडियो या मोबाइल टॉवर से जो मोबाइल पर रेडिएशंस आती हैं, वो सब आपकी क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। और इसी रेडिएशन पर बेस्ड पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया था। अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने देखा था, जिसमें सारी रेडिएशंस, जितनी भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ के बेसिस पर अरेंज किया था। तो इस बेसिस पर उनको अरेंज किया था और यहां पर हमने वो सारी चीजें देखी थी। नाउ लेट्स मूव अहेड, स्टार्ट करते हैं फिर आज का हमारा पार्ट एंड लेट्स डिस्कस अबाउट दिस थिंग। क्वेश्चन नंबर 1, तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट एंड कंपेयर द एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशंस, वन विद द वेवलेंथ ऑफ 300 नैनोमीटर एंड अनदर विद द 600 नैनोमीटर। तो हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, बेसिकली एनर्जी निकालेंगे। दो रेडिएशंस दे दी गई हैं, जिसका एक का लैम्डा दे दिया, दैट इज लैम्डा 1 इज इक्वल टू 300 नैनोमीटर। सो हम इसको स्टैंडर्ड मीटर में कन्वर्ट करेंगे, विच विल बी 300 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। दूसरा हो जाएगा लैम्डा 2, दिस विल बी लैम्डा 2 which is 600 nanometer. 600 nanometer, so this comes out to be 600 into 10 की पावर -9 मीटर। एक बात तो कंफर्म है, देखो वेवलेंथ 300 और 600 मतलब डबल दी है, तो डेफिनेटली जो एनर्जी होगी वो आधी होगी, बिकॉज एनर्जी जो होती है वो वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एज इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। hc तो कांस्टेंट है, hc तो आपका कांस्टेंट है,
और ये एच सी बाय लैम्डा आपका बन जाएगा, और एच सी बाय लैम्डा आपका बन जाएगा तो लैम्डा विल बी कंसिडर्ड एज दी वेव लेंथ। तो लैम्डा जो हो जाएगा वो आपका वेव लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर वेवलेंथ डबल हो गई तो वहां पर एनर्जी आधी हो जाएगी। अगर वेवलेंथ डबल हो गई तो एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, हाफ एनर्जी हो जाएगी, तो आधी एनर्जी आपकी हो जाएगी। लेट्स कैलकुलेट द एनर्जी। E is equal to एच सी बाय लैम्डा, तो इट विल बिकम एच सी बाय लैम्डा 1, एच सी बाय लैम्डा 1। अब h क्या है यहां पर 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू सी इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट, सो इट विल बी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा 1, सो दिस कम्स आउट टू बी 300 इंटू 10 की पावर माइनस 9, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है हमारा, सीधा यहां से एनर्जी आ जाएगा। तो एनर्जी विल बी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 34 और ये 10 की पावर माइनस 9, ये ऊपर जाएगा माइनस 9 तो 17 हो जाएगा, और 17 इसमें जाएगा तो 10 की पावर माइनस 17 बचेगा, क्योंकि ये प्लस 9 हो जाएगा, 8 प्लस 9 विल बिकम 17 और माइनस 34 प्लस 17 इज माइनस 17। अब आपके पास क्या बच गए, सिर्फ नंबर्स बच गए, 6.626 इंटू 3 अपॉन 300, तो ये 3 1 और ये 100, ये भी हो गया 100, ठीक है। तो इसके 2 जीरो और ऊपर ऐड हो जाएंगे, तो 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे तो 10 की पावर माइनस 19 हो जाएगा। तो इसको एक काम करते हैं, सीधा 10 की पावर माइनस 19 लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें कट गई, ये मतलब सारी चीजें हमने एडजस्ट कर ली। अब सिर्फ बचा आपका 6.626, तो ये हो गया 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये आपके पास वैल्यू आ गई 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये फर्स्ट रेडिएशन की एनर्जी है। यहां पर हम निकालते हैं सेकेंड रेडिएशन की एनर्जी। तो सेकेंड रेडिएशन की एनर्जी अगर अपन निकालेंगे तो दैट बिकम्स E2 विच इज एच सी बाय लैम्डा 2, H इज 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू C इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड में, और लैम्डा 2 हमने निकाल लिया है 600 इंटू 10 की पावर माइनस 9 नैनो सॉरी मीटर में, ठीक है, क्योंकि 10 की पावर माइनस 9 कर दिया तो वो मीटर में आ जाएगा। तो यहां से हम E2 निकालेंगे, E2 विल बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा 2, तो एच सी बाय लैम्डा 2 सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। 10 की पावर माइनस 9 है ये 10 की पावर माइनस 9 है, तो लाइक ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर प्लस 9, और 8 में मिलेगा तो 17 में फिर ये माइनस 34, तो माइनस 19 यहां पर भी आएगा, 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। अब बचा है 6.626 इंटू 3, तो 3 यहां से कट जाएगा, 6 को काट देगा 2 बार टाइम्स, तो ये 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा 6.626 डिवाइडेड बाय 2 विच कम्स आउट टू बी E2 आ गया है यहां से कितना 3.313 इंटू 10 की पावर माइनस 9, ये आ जाएगा एनर्जी, एंड दिस विल बी इन जूल्स, दिस विल बी इन जूल्स। तो ये एनर्जी किस में आ जाएगी आपको, जूल्स में आ जाएगी। सो दिस कम्स आउट टू बी E2 विच इज इक्वल टू 3.313 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स, ये एनर्जी आपको मिलेगी। क्लियर हो गया। तो अब आप एनर्जी देखोगे तो जो E1 होगा वो ट्वाइस ऑफ E2 होगा, तो E1 जो होगा वो ट्वाइस ऑफ E2 आपको मिल रहा है। क्लियर है, और ये होना भी चाहिए था क्योंकि वेवलेंथ जो E1 का है वो आधा है और E2 वाला डबल है। E2 वाला 600, E1 वाला आधा था, 300 था, ठीक है। तो यहाँ पर E1 जो होगा वो उसकी एनर्जी डबल होगी, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो E1 की जो एनर्जी है वो E2 के डबल आएगी, तो दिस विल कम आउट टू बी डबल ऑफ द E2 एनर्जी। क्लियर नाउ, बहुत बढ़िया। चलें आगे, लेट्स मूव अहेड नाउ, आगे देखते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये पहला क्वेश्चन था, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। आपको बतानी है एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन। पहली बात तो 1 मोल ऑफ फोटॉन आपको निकालना है, तो पहले तो आपको एनर्जी एक फोटॉन की निकालनी पड़ेगी। व्हाट इज एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, व्हाट इज एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज h न्यू, E इक्वल्स टू h न्यू, तो E इक्वल्स टू h न्यू आपको मिलता है एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। दिस इज एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, ठीक है। अब अगर आपको 1 मोल फोटॉन की एनर्जी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रोस नंबर से। तो यहां पर अब आप क्या करोगे, E इक्वल्स टू Na एवोगैड्रोस नंबर इनटू h न्यू कर लोगे, तो दैट बिकम्स एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन।
एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, तो ये 1 मोल फोटोन की एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, ठीक है, इक्वल टू Na इंटू एच न्यू, Na इंटू एच न्यू, ठीक है। अब यहां पर अपन रख लेते हैं, सारी चीजें अपने को दी हुई हैं, देख लेते हैं यहां पर, इक्वल्स टू एवोगाड्रोस नंबर है 6.023 इंटू 10 की पावर इंटू 10 की पावर 23। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड में, और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यहाँ पर सीधा कैलकुलेशन करेंगे हमें एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर देखेंगे एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट। तो पहले 10 रेज़ टू द पावर सब कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 की पावर 23 है, -34 है, तो ये बन जाएगा -11, और -11 में +14 आएगा तो ये बन जाएगा 10 की पावर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 की पावर +3। और अब आपके पास है 6.023 इंटू 6.626 इंटू 5। तो इसके लिए मैं कैलसी यूज़ कर लेता हूँ, आपको मैनुअली करना है हालांकि। तो 6.023 इंटू 6.626 इंटू 5, सो दैट कम्स आउट टू बी 199.54। तो एनर्जी इज 199.54 इंटू 10 की पावर 3 जूल्स। तो दिस विल बी दी इन जूल्स पर मोल, तो ये जूल्स पर मोल होगी, ठीक है। सो दिस विल बी द एनर्जी इन जूल्स पर मोल। अगर आप किलो जूल्स में चाहते हो तो किलो जूल्स में 10 की पावर 3 हट जाएगा, इट विल बिकम 199.54 किलो जूल्स पर मोल, किलो जूल्स पर मोल। तो ये वैल्यू भी आपकी आ जाएगी। सो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग एज द करेक्ट वैल्यू। क्लियर नाउ, क्लियर टू एवरीवन। तो ये सारी चीजें मिल गई हैं। लेट्स मूव अहेड नाउ, अगले पार्ट पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां से देखते हैं और समझते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इस क्वेश्चन का। लेट्स मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन नाउ। थर्ड क्वेश्चन यहां पर ये रहा। थर्ड क्वेश्चन कहता है A 100 watt bulb emits monochromatic light. What do you mean by monochromatic light? मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब उसके पास एक ही किस्म की लाइट है जो एक वेवलेंथ से निकलेगी, मतलब एक टाइप के रेडिएशंस को ही वो एमिट करता है। मोनोक्रोमेटिक का सिंपल मतलब ये होता है कि एक ऐसी लाइट जो एक ही रेडिएशंस को एमिट करे, एक अलग अलग रेडिएशंस मतलब अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को ना एमिट करें, वो सिंपल सिर्फ एक ही टाइप की रेडिएशंस को एमिट करें, सिर्फ सिंगल टाइप की रेडिएशंस को एमिट करें। तो जब वो सिंगल टाइप के रेडिएशंस को एमिट करेंगे तो उसको कहेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट मींस लाइट विच इज हैविंग सिंगल वन वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये ऊपर स्टार बनाकर भी आप लिख सकते हो। मोनोक्रोमेटिक लाइट मींस लाइट विच इज हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ वेवलेंथ, लाइट which is having only one wavelength, उसको अपन मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। जिसके पास सिर्फ एक वेवलेंथ हो, ठीक है, उसको अपन कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। अब उधर दिया हुआ है 100 वाट का बल्ब है जो 400 नैनोमीटर की एक वेवलेंथ की लाइट निकालता है 400 वाट से। अब देखो ये बेसिकली पावर है 100 वाट, ठीक है। 100 वाट जो आपको दिया है वो पावर दिया हुआ है। अब 100 वाट आपको पावर दिया है तो इट्स बेसिकली वर्क डन पर यूनिट टाइम। इतना वर्क किया है पर यूनिट टाइम, यूनिट सेकेंड में, मतलब इतना वर्क हुआ है, 100 जूल का वर्क हुआ है एक सेकेंड में। 100 वाट मतलब 100 जूल ऑफ वर्क इज बीन डन इन 1 सेकेंड। तो इट इज 100 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। तो 100 जूल अपॉन सेकेंड हमने इसको लिख दिया, दैट बिकम्स दी पावर। तो ये पावर हो गई, ठीक है। अब आपको निकालना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। आपको ये बताना है कितने फोटॉन्स उसने एमिट किए होंगे, क्योंकि 100 जूल एक सेकेंड में वो निकाल सकता है, और अभी जो लाइट निकाल रहा है वो निकाल रहा है 400 नैनोमीटर के वेवलेंथ की। तो पहले हम निकाल लेते हैं 400 नैनोमीटर के वेवलेंथ की जो लाइट निकाल रहा है उससे एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन पता चल जाएगा। एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन पता चल जाएगा। तो दैट बिकम्स एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, और वो एनर्जी जो 1 फोटॉन की है वो निकलेगी, लैम्डा है, वेवलेंथ दिया हुआ है तो हम निकालेंगे hc बाय लैम्डा का फॉर्मूला यूज करके।
हमें लैम्डा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास वेवलेंथ दिया हुआ है। लिख लेते हैं और लिख क्या लेते हैं, निकाल ही लेते हैं सीधा। 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना दिया हुआ है 400 नैनोमीटर, मतलब 400 इंटू 10 की पावर माइनस 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर माइनस 17 तो आएगा, ये तो अभी अपन करते ही आ रहे हैं। 10 की पावर माइनस 17 तो आएगा ही, इंटू 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और बल्कि ये कहना चाहिए 19 आएगा, अगर 400 के 2 जीरो भी और ले लें तो 10 की पावर माइनस 19 आएगा। तो यहां सीधा लिखते हैं 10 की पावर माइनस 19, तो दिस बिकम्स 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। और क्या है अपने पास 6.626 सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, 4.96, so we got this as 4.96 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 4.96 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये जूल्स में एनर्जी आ गई, जूल्स पर एटम, जूल्स ऑफ 1 फोटोन। तो जूल्स ऑफ 1 फोटोन ही आपको एनर्जी मिल गई, ठीक है। अब वो मैक्सिमम एनर्जी कितनी निकाल रहा है, वो 100 वाट का बल्ब है, तो वो 100 वाट का बल्ब है तो मैक्सिमम तो वो इतनी निकाल रहा है, लेकिन एक फोटोन के थ्रू वो इतनी रिलीज कर रहा है। मैक्सिमम निकालने को तो वो 100 जूल पर सेकंड निकाल सकता है, लेकिन जो एक वेवलेंथ वो निकाल रहा है उससे इतनी निकल रही है, एक फोटोन से इतनी निकल रही है, तो टोटल फोटोन से 100 जूल निकलेगी। अब टोटल फोटोन्स कैसे निकलेंगे, कुछ नहीं करना है, यहां पर हमको इसको सॉल्व कर लेना है। तो इट बिकम्स टोटल फोटोन्स, total number of photons will be equal to, total number of photons will be equal to किसके बराबर होगा 100 जूल, जो वो टोटल एनर्जी निकाल रहा है, अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं, इट इज टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी बाय 1 फोटोन, एनर्जी रेडिएटेड बाय 1 फोटोन, तो इट विल बी एनर्जी बाय 1 फोटोन। तो टोटल एनर्जी कितना है 4.96 इंटू 10 की पावर माइनस 19। एनर्जी ऑफ, सॉरी, टोटल एनर्जी तो 100 जूल है, माय मिस्टेक 100 जूल टोटल एनर्जी है। तो दिस टोटल एनर्जी विल बी 100 अपॉन एनर्जी बाय 1 फोटोन, 4.96 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व दिस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास सीधे सीधे आंसर आएंगे। लेट्स सॉल्व दिस, तो हमारे पास सीधे सीधे आंसर आएंगे। तो यहां पर आंसर क्या आएगा 100 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 19 हो जाएगा, ये 10 की पावर प्लस 19, 100 डिवाइडेड बाय 4.96, 100 डिवाइडेड बाय 4.96, तो 100 डिवाइडेड बाय 4.96 20.16, तो 20.16 इंटू 10 की पावर 19 फोटॉन्स होंगे। तो टोटल आपके पास जो फोटॉन्स होंगे वो होंगे 20.16 इंटू 10 की पावर 19 फोटॉन्स, मतलब उस बल्ब से एक सेकंड में इतने फोटॉन्स निकल रहे हैं। अगर वो बल्ब 100 जूल की एनर्जी रेडिएट कर सकता है, क्योंकि एक फोटॉन की जो एनर्जी वो निकाल कर दे रहा है वो 4.96 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल है, तो वो ऐसे कितने फोटॉन्स निकालेगा, ऐसा 20.16 इंटू 10 की पावर 19 फोटॉन्स, इतने फोटॉन्स जब तक नहीं निकालेगा तब तक 100 जूल की एनर्जी एक सेकंड में नहीं निकलेगी। तो मतलब इतने फोटॉन्स के निकालने की वजह से वो 100 जूल्स की एनर्जी निकल रही है। तो दीज विल बी द नंबर ऑफ फोटॉन्स, दीज विल बी द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया, एवरीबडी गॉट दिस, सो दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर, और ये हम लोगों को यहां पर आंसर मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए इससे मोनोक्रोमेटिक लाइट पहले बात तो क्या होती है, दूसरा आपको ये समझ में आना चाहिए कि बल्ब अगर 100 वाट का है तो वो कितना कितना एमिशंस कर रहा है, वो आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद ये सारी जो कहानियाँ होती हैं ये यहाँ से फिर हमें मिलती हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से और फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दिस विल बी द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एमिटेड, प्रोटॉन्स नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फोटॉन्स अगेन, ठीक है ना। प्रोटॉन्स कैसे एमिट होंगे, फोटॉन्स एमिट होंगे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड in 10 hours by a 60 watt sodium lamp, lambda of photon is 5893 angstrom। कहीं ना कहीं सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस आपको यहां पर अभी फिलहाल डेटा बदला हुआ है,
पूरा सेम क्वेश्चन है, बस अभी फिलहाल आपका डेटा बदला हुआ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 10 आवर्स बाय अ 60 वॉट सोडियम लैम्प। 60 वॉट सोडियम लैम्प से कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट होंगे, पावर दे दिए। तो पावर फिर अगेन दे दिए, तो पावर का मतलब सिंपल होता है कि इतने जूल्स की एनर्जी वो 1 सेकंड में निकाल रहा है। 60 वॉट अगर दे दिया है तो इट मीन्स 60 जूल्स की एनर्जी वो रेडिएट कर रहा है बल्ब या जो भी डिवाइस है, सोडियम लैम्प है बेसिकली। तो सोडियम लैम्प इतना रेडिएट कर रहा है, कितना, 60 जूल्स पर सेकेंड। तो इट इज 60 जूल्स पर सेकेंड। तो इतना पावर से वो रेडिएट कर रहा है, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है, 10 आवर्स। तो टाइम आपको 10 आवर्स में दिया हुआ है, तो टाइम इज 10 आवर्स। अब टाइम 10 आवर्स दिया हुआ है तो मतलब पावर इज 60 वॉट, 60 जूल। तो 60 जूल एग्जैक्टली नहीं है, 60 को आपको 10 आवर्स में समझना पड़ेगा। तो 60 को अपन 10 आवर्स में लेकर चलेंगे, ठीक है। हालांकि जब हमें फोटॉन्स का रेडिएशन चाहिए तो फोटॉन का रेडिएशन अभी हम लोग पता कर लेते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी एमिटेड, जब फोटोन एमिट हुए उससे द्वारा कितनी एनर्जी होगी, तो वो यहां पर वेवलेंथ के आधार पर निकलेगा। तो यहां पर हम सबसे पहले निकाल लेते हैं एनर्जी एमिटेड, एनर्जी एमिटेड बाय फोटोन कितनी हो जाएगी, एच सी बाय लैम्डा से देंगे, एच सी बाय लैम्डा से देंगे। एच कितना है, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू सी इज स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा। लैम्डा इज फोटोन का वेवलेंथ 5893 एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग मतलब 10 की पावर -10 मीटर। तो 10 की पावर -10 मीटर करेंगे, सो यू विल गेट दिस वैल्यू। अब इसमें अपन सॉल्व कर लेते हैं, -34 है, 10 की पावर ऊपर जाएगा, प्लस बन जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 और 34 में 16, -16 का अंतर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर -16। ये पहला फेज हो जाएगा इनटू, अब ये अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं जो अपने पास कैलकुलेशन है, विच इज 6.626, विच इज 6.626। इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर वी हैव दिस एज 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5893। सो 0.0033, 0.003373, ठीक है, इंटू 10 की पावर -16 जूल्स में एनर्जी आएगी। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल्स को। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इसको 33.73, 33.73। कितने डेसिमल प्लेस बढ़ा, 1 2 3 4, 4 डेसिमल प्लेस। तो दिस बिकम्स 10 की पावर -20 जूल्स, -20 जूल्स। तो ये बन गया 33.73 इंटू 10 की पावर -20 जूल्स। नाउ दिस विल बी द एनर्जी जो किसके पास होगी यहाँ पर, ये एनर्जी बाय एक फोटोन। एक फोटोन जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है ये वो है। अब कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट होंगे पर सेकेंड, हमें वो निकालना है, ठीक है। 10 आवर्स में हमें नहीं निकालना, वो तो 10 आवर्स में उन्होंने ये बताया है कि वो एमिट कर रहा है। अच्छा, निकालना है 10 आवर्स में ही निकालना है। तो पहले एक काम करते हैं, एनर्जी फोटोन कितना एमिट कर रहे हैं पर सेकेंड वो देख लेते हैं, क्योंकि पर सेकेंड ये 60 जूल्स चल रहा है ना, और एक फोटोन से इतनी एनर्जी निकल रही है। तो एनर्जी, सॉरी, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड विल बी इक्वल टू number of photons emitted, number of photons emitted per second। एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, दैट विल बी गिवन बाय, कैसे निकलेगा, 60 जूल्स टोटल एनर्जी रेडिएट हो रही है, पिछले बार की क्वेश्चन की तरह इतने एनर्जी रेडिएट हो रही है एक सेकंड में, और एक फोटोन एक सेकंड में इतनी एनर्जी दे रहा है, कितनी, 33.73 इंटू 10 की पावर -20, ठीक है। सो दिस बिकम्स 10 की पावर +20 और 60 डिवाइडेड बाय 33.73, 60 डिवाइडेड बाय 33.73। तो ये क्या हो जाएगा, देखेंगे यहां से, 60 डिवाइडेड बाय 33.73, सो दैट कम्स आउट टू बी 1.77, 1.77। तो ये बन जाएगा 1.77 इंटू 10 की पावर 20। सो दिस विल बी द वैल्यू जो बन जाएगा 1.77 इंटू 10 की पावर 20, ठीक है। अब 1.77 इंटू 10 की पावर 20 अपने पास बन गया है, ठीक है।
ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, लेकिन हमें एक सेकेंड में नहीं निकालना, हमें 10 आवर्स में निकालना है। तो एक काम करते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 10 आवर्स, 10 घंटे में कितने होंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, कैसे होंगे, कैसे निकालेंगे, 1.77 इंटू 10 की पावर 20 एक सेकेंड में है, इंटू कर दो 60 तो एक मिनट में आ जाएगा, इंटू कर दो 60 तो एक आवर में आ जाएगा, और इंटू कर दो 10 तो आपका 10 घंटे में आ जाएगा। समझ में आया? ये एक सेकेंड था, एक सेकेंड से 60 मल्टीप्लाई करा तो एक मिनट में कन्वर्ट हुआ, एक मिनट में हमने फिर 60 मल्टीप्लाई करा तो 60 मिनट में कन्वर्ट हुआ, मतलब एक घंटे में, और एक घंटे में हमने फिर 10 का मल्टीप्लाई करा तो ये 10 घंटे में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास 10 की पावर 20 था, इंटू 10 आ गया 10 की पावर 21, और इसके 2 जीरो और ले लो तो 10 की पावर 23, तो 10 की पावर 23 इंटू, अब आपके पास बहुत सिंपल कैलकुलेशन बचा है, सिर्फ डिजिट्स का 1.77 इंटू 60 की जगह 6 इंटू 6, क्योंकि जीरोस का ले चुके हैं, 63.72 इंटू 10 की पावर 23 विल बी द आंसर। ये आंसर होगा, मतलब आपके पास इतने जो हैं फोटॉन्स 10 घंटे में रिलीज होंगे उस बल्ब से, सोडियम लैंप से, जो 60 वॉट का है, यानी कि 60 जूल्स पर सेकेंड एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो उसके अंदर से 10 घंटे में 63.72 इंटू 10 की पावर 23 फोटॉन्स एमिटेड होंगे। सो दिस विल बी द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 10 सेकेंड्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 10 आवर्स, सॉरी इन 10 आवर्स। तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स है जो एमिट होगा 10 आवर्स में। क्लियर हो गया? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बस अंतर इतना था कि पिछले क्वेश्चन में एक सेकंड में भी पूछा था फोटॉन्स कितने एमिट होंगे, इस बार पूछ लिया 10 घंटे में कितने होंगे। तो एक सेकंड में जितने होंगे वो अपन ने नॉर्मली निकाल लिया, एक सेकंड में जितने हो सकते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह, और फिर वो पूछा कि एक घंटे में 10 घंटे में कितने होंगे, तो हमने एक सेकंड में जितने हो रहे थे उसको 60 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 10 घंटे मतलब बेसिकली आपके 3600 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स, ठीक है। मतलब एक सेकंड में आप पहले 60 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप 60 का एक और मल्टीप्लाई करोगे, फिर 10 का भी मल्टीप्लाई करोगे, तो 36,000 सेकंड जो होंगे वो 10 घंटे में होंगे। तो आप 36,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर। तो आपको यहां पर करेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्लियर नाउ? चलो स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच विल बी योर क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर, आपको वेवलेंथ दे दी है 242 नैनोमीटर, ठीक है। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ है 242 नैनोमीटर, इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज अ सोडियम एटम। ठीक है, कहीं ना कहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट है कि ये आयोनाइज करेगा किसको, सोडियम एटम को। सोडियम एटम को आयोनाइज करेगा मतलब Na से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा और Na को Na पॉजिटिव बना देगा। अब उसके सरफेस से निकालेगा, मतलब बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल्स पर मोल। तो हमें यही आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है सोडियम की इन किलोजूल्स पर मोल। अब देखो किलोजूल्स पर मोल यूनिट में बहुत बात छुपी हुई है। आपको जो एनर्जी दी गई है, जो आप लैम्डा से निकालोगे, वो सफिशिएंट है कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी सोडियम से, यानी कि वो सोडियम के एटम को आयोनाइज करने के लिए काफी है। लेकिन वो एनर्जी हमें जूल में नहीं चाहिए, वो एनर्जी हमें चाहिए किलोजूल्स पर मोल में, किलोजूल्स पर मोल में। तो वो एनर्जी हमें किलोजूल्स पर मोल में चाहिए, तो उस हिसाब से हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो अब किलोजूल्स पर मोल में हम कैसे निकालेंगे भाई? सिंपल सी बात है, एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू hc बाय लैम्डा, और hc बाय लैम्डा जैसे हम करेंगे तो h कितना है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। c कितना है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा कितना है 242 नैनोमीटर, मतलब 242 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। अब पहले हम ये जूल पर सेकंड में एनर्जी देखते हैं। किस में देखते हैं? जूल पर सेकंड में। तो जूल पर सेकंड में अगर देखेंगे तो पहले इसके 10 के पावर सारे कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 की पावर माइनस 34 है, माइनस 9 है, माइनस 9 ऊपर गया, 8 के साथ मिला 17, 10 की पावर माइनस 17 बचा, इंटू यहां पर क्या आपके पास है 6.626 इंटू 3 अपॉन 242।
ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 की पावर माइनस 17 के बाद यहां पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.626 इंटू 3 इंटू 242। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं फटाक से। मैं कैलसी ले लेता हूं, तुम इसको मैनुअली सॉल्व करोगे तो वी हैव 6.626 इंटू 3 इंटू डिवाइड बाय 242। सो आंसर आएगा हमारे पास 0.0821। तो 0.0821 इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। हम इसको कर लेते हैं 8.21 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब देखो ये आंसर है जूल में, हमें जूल में नहीं चाहिए। उन्होंने बोला ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, आंसर कायदे में यही है हमारा, लेकिन ये आंसर दिक्कत है कि ये जूल में है। तो ये आंसर किस में है? जूल में है। 8.21 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो अब इसको किस में कन्वर्ट करना है हमको? किलो जूल्स पर मोल में। सो दिस विल बी इन जूल्स। नाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू किलो जूल्स पर मोल हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने आयनाइजेशन एनर्जी किलो जूल्स पर मोल में बोली है। टू कन्वर्ट इट इनटू किलो जूल्स पर मोल हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनेंगे। किलो जूल्स पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव दिस एज 8.21 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 10 की पावर माइनस 3 करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तभी वो किलो जूल में जाएगा, और इंटू एवोगैड्रोस नंबर करना पड़ेगा, क्योंकि पर मोल के लिए निकालनी है तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 भी करना पड़ेगा। अब आपके पास 10 की पावर कितनी है? 10 की पावर माइनस 19 माइनस 3 विल बिकम माइनस 22 प्लस 23 मतलब इंटू 10, सिर्फ 10 बचेगा। और अब आपके पास बचेगा 6.023 इंटू 8.21। तो इसको सॉल्व करते 6.023 इंटू 8.21। सो यू विल गेट 49.44। तो आपके पास यहां आंसर आएगा 49.44 इंटू 10 किलो जूल्स पर मोल। इसको अपन और सिंप्लीफाई कर दे तो 494.4 किलो जूल्स पर मोल will be the ionization energy of sodium atom in this case। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी होगी किसकी? सोडियम एटम की। सो दिस विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम इन दिस केस ऑफ Na एटम। क्लियर हो गया क्वेश्चन? संपट पड़ा तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? 494.44 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। यहां पर हमारा क्वेश्चन 5th डन होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन समझ में आया था। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बस रॉकेट साइंस ये था। यहां पर रॉकेट साइंस क्या कहना चाहिए, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल मोड ये था कि जो एनर्जी हमें दी थी वो जूल्स के हिसाब से निकलती, और हमें जो पूछी गई थी वो हमसे किलो जूल्स पर मोल के हिसाब से पूछी थी। तो हमने क्या करा, पहले जूल के हिसाब से जैसे hc बाय लैम्डा रखते हैं वो निकाल लिया, उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट कर दिया किलो जूल्स पर मोल में। ठीक है, तो जूल से किलो जूल करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चल आगे चलते हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को यहां पर देखते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन एक मेटल पर वो स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है बच्चों, तो इसके लिए आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लेक्चर पहले देखना होगा। जितने बच्चों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लेक्चर नहीं देखा या नहीं पढ़ा है तो वो नहीं समझ पाएंगे, बट जिन लोगों ने पढ़ लिया, जिन लोगों को पता है, तो वो बिल्कुल 100% इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉम, मतलब आपको लैम्डा दे दिया गया है कितना, 5000 एंगस्ट्रॉम। तो 5000 एंगस्ट्रॉम दे दिया है, विच इज 5000 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो इट विल बिकम 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। मीटर में ये इतना हो जाएगा, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। नाउ द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी हमको निकालनी है किसकी? फोटोन की, जिस पर मेटल सरफेस जो है वर्क फंक्शन वो कितना है हमारे पास 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। ठीक है, और साथ में हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे सरफेस से उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमें वो भी निकालना है। उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो हमें निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम एनर्जी निकालते हैं, तो एनर्जी विल बी इक्वल टू hc बाय लैम्डा। एनर्जी विल बी इक्वल टू hc बाय लैम्डा। तो लेट्स सॉल्व दिस।
एच सी बाई लैम्डा हम सीधे सॉल्व करते हैं, एच इज 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 की पावर 8, स्पीड ऑफ लाइट हो गया अपॉन लैम्डा, लैम्डा कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो यहां से हमारे पास एनर्जी ऑफ 1 फोटोन आ जाएगा, तो ई हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 की पावर माइनस 7 ऊपर गया तो प्लस 15, मतलब प्लस 8 के साथ प्लस 15 माइनस 34 इज माइनस 19, तो ये हो गया 10 की पावर माइनस 19। और वी हैव कैलकुलेशन ऑफ 6.626 इंटू 3, 6.626 इंटू 3 इंटू 5, तो वी हैव 6.626 इंटू 3 इंटू डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5, 3.97, सो वी हैव 3.97 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। ये एनर्जी है उस लाइट की, उस फोटोन की। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, मतलब हमारा पहला आंसर तो आ गया है, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स निकल गया। अच्छा एक मिनट, हमें एनर्जी ऑफ फोटॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वर्क फंक्शन है वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। ठीक है, वैसे ये आंसर तो आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि उन्होंने कुछ बोला नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो या जूल में निकालो, लेकिन आगे का पार्ट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्क फंक्शन जो मेटल का दिया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे दिया है। तो ये हमारे पहले पार्ट का तो आंसर खैर आ चुका है, पहले पार्ट का आंसर आ चुका है 3.97 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है। अब क्या करते हैं आगे? अब करते हैं हम लोग किसके इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सिर्फ मैं इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि आगे जो वर्क फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो नाउ convert the photon energy into electron volts into EV into electron volts। तो EV में हम इसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देयर इज 1 इन 1 EV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में there is 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 जूल्स ऑफ एनर्जी, 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 जूल्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो इट इंप्लाइज 1 जूल में कितनी होगी? 1 जूल में होगी 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मतलब 1 जूल में कितनी एनर्जी होगी? 1 अपॉन, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो इट बिकम्स 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इतनी एनर्जी होगी। तो लेट्स सॉल्व दिस। तो अब 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 19 होगा, और 1 डिवाइडेड बाय 1.6, तो वी हैव दिस एज 1 डिवाइडेड बाय 1.6। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इज 0.625, तो दिस विल बिकम 0.625 इंटू 10 की पावर 19। तो 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हैं? 0.625 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। इसको और थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो इट बिकम 62.5 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये किसमें? ये सिर्फ 1 जूल में। ये तो सिंपल कन्वर्जन है, मतलब सिंपल रिलेशन है जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। बट हमारे पास कितने जूल्स हैं? हमारे पास तो इतने जूल्स हैं। तो 1 जूल में जब इतने ईवी हैं तो पहले हम निकाल लेते हैं कि हमारे पास जितने जूल है उसमें कितने ईवी हैं। तो दिस इंप्लाइज 3.97, दिस इंप्लाइज 3.97 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स में, इतने जूल्स में वी हैव 62.5 इंटू 10 की पावर 19 इंटू 3.97 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ईवी। इतने ईवी होंगे। क्लियर हो गया? तो इतने ईवीज आपको यहां पर मिलेंगे। तो लेट्स सॉल्व दिस। 10 की पावर 90 से 10 की पावर माइनस 19 कैंसिल हो जाएगा। 62.5 इंटू 3.97, तो 62.5 इंटू 3.97 हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वी हैव 62.5 इंटू 3.97, सो 248.125, 248.125 ये ईवी आ गया। और ये वो एनर्जी है जो फोटॉन्स की एनर्जी है, यानी कि EMR की एनर्जी है किसमें? ईवी में। तो 248.125, सो वी गेट दिस एज 248.125 ईवी।
ठीक है, 10 की पावर माइनस 19 आ जाएगा बिकॉज, और ये 62.5, अच्छा 10 की पावर 19 नहीं होगा, बेसिकली यहाँ 10 की पावर 17 हो जाएगा, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था ना, तो यहाँ पर हमने डेसिमल्स को कम नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ 10 की पावर 17 होगा, और अब 62.5 इंटू 10 की पावर 17 होगा, तो दिस शुड बी 10 की पावर 17, तो ये कैंसिल नहीं होगा, माय मिस्टेक, थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफरेंस आएगा, तो ये होगा 62.5 इंटू 10 की पावर 17, और ये तो 10 की पावर माइनस 19 रहेगा। हाँ, अब देखोगे तो आपको मिलेगा 10 की पावर माइनस 2 भी बचेगा यहाँ पर, तो लाइक वी हैव दिस एज 10 की पावर माइनस 2 भी बचेगा यहाँ पर, सो दिस बिकम्स 10 की पावर माइनस 2 यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो डेसिमल प्लेस बस बदलेगा, 2 डेसिमल प्लेस कम हो जाएंगे 10 की पावर माइनस 2 ईवी में, सो दिस कम्स आउट टू बी 2.48 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ईवी, 2.48, 10 की पावर माइनस 2 तो हमने लिख लिया, मतलब सॉल्व कर लिया, तभी तो 2.48 बना, तो इट विल बी 2.48 ईवी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। मतलब आंसर अभी नहीं आएगा, बेसिकली हमारे पास ये एनर्जी आ गई हमारे ईएमआर की। अब एनर्जी ईएमआर की आ गई तो अब आगे क्या करें, एनर्जी ईएमआर की आ गई तो अब आगे क्या करें, ध्यान से सुनेंगे। अब अगर एनर्जी ईएमआर की आ गई है तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इट विल बी एनर्जी ऑफ ईएमआर, ईएमआर की जो एनर्जी आप भेज रहे हो वो माइनस मेटल का वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी जो मेटल खाएगा ताकि इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सके, तो माइनस वर्क फंक्शन, ये हमको देखना पड़ेगा। तो ये बेसिकली सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू, तो एनर्जी ऑफ ईएमआर माइनस वर्क फंक्शन, एनर्जी ऑफ ईएमआर अभी कितनी आई है हमारे पास 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दिस कम्स आउट टू बी 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन की अगर बात करते हैं तो वर्क फंक्शन जो हो जाएगा वो क्या होगा, वर्क फंक्शन यहां से, वर्क फंक्शन की वैल्यू विल कम आउट टू बी वर्क फंक्शन 1.9, तो 1.9 ये दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है ये 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्वेश्चन में दे रखा है, तो माइनस 1.9 हो जाएगा, 2.48 माइनस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा, तो दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू नथिंग बट 2.48 में से 1.9 माइनस करें तो वी हैव 2.48 में से अगर 2 माइनस कर लेते तो बेसिकली होता 0.48, लेकिन 10 कम माइनस करना है तो 0.58, तो 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ये आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, दिस विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है, आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना है, इवन यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू जूल एज वेल, तो आप इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है आप जूल में भी इसको बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो, बहुत कन्वर्ट कर सकते हो। तो वी हैव दिस एज 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स, फटाफट कन्वर्ट करते हैं तो दिस बिकम्स 0.58 EV में कितने होंगे 0.58 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स, ये काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो हम देख लेते हैं 0.58 को कन्वर्ट करके, तो वी हैव दिस कैलकुलेशन हेयर, तो इट बिकम्स 0.58 इंटू 1.6, that becomes 0.928, तो 0.928 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा, दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी। तो ये कह लो जूल में है आपका आंसर, और ऊपर वाला आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आपको जिस स्टैंडर्ड यूनिट में रखना होगा आप रख सकते हो, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो अवर आंसर, ये भी हमारा आंसर है, ये और ये तो आंसर है, तो दिस इज ऑल्सो आंसर। क्लियर हो गया, कोई डाउट? तो ये हमारे पास दोनों आंसर्स हैं जो हमें यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज बोथ आवर आंसर्स, ठीक है। तो पहले पार्ट का आंसर ये था आपका, यहाँ पर ये पहले पार्ट का आंसर था जहां पर एनर्जी ऑफ फोटोन पूछी थी, और सेकेंड पार्ट का ये आंसर है जहां पर आपसे काइनेटिक एनर्जी का बेसिकली बारे में पूछा गया। तो यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है। काइनेटिक एनर्जी का मैंने 2 आंसर्स दिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक जूल्स में, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लें, पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लें, फिर इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लें, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। नाउ दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं।
अ फोटोन ऑफ 300 नैनोमीटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ गैस। एक फोटोन है जिसको जो 300 नैनोमीटर का है उसको एब्जॉर्ब किया गया है गैस के द्वारा, ठीक है, विच देन री एमिट्स इनटू 2 फोटॉन्स, जो बाद में क्या करता है, री एमिट करता है इन 2 फोटॉन्स इन द फॉर्म ऑफ 2 फोटॉन्स, मतलब एक फोटोन वो एब्जॉर्ब कर रहा है और रिलीज वो 2 फोटोन कर रहा है। One re-emitted photon has a wavelength of 400 nanometer. Calculate the energy of the other photon re-emitted out. एक फोटोन जिसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, आपको दूसरे फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट करना है कि कितनी, मतलब दूसरे फोटोन की क्या एनर्जी है जो एमिट हो रही है। तो एक बात तो देखो कंफर्म है, जो वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा उसी के बराबर की एनर्जी वो रिलीज कर रहा होगा, क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अ गैस, कितनी एनर्जी उसने फोटोन के रूप में एब्जॉर्ब करी है गैस ने, ठीक है, वो अपन निकाल लेते हैं, क्योंकि जब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपन निकाल पाएंगे तो उतनी एनर्जी उसने एमिट भी की होगी इन द फॉर्म ऑफ 2 फोटॉन्स। तो पहले कितनी एब्जॉर्ब की है वो निकाल लेते हैं। उसके लिए हम hc/λ का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमारे सामने वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ दे रखी है, तो हम सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं। इट इज 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा। लैम्डा इज व्हाट, वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी है अपने पास, यहां पर 300 नैनोमीटर, तो 300 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन सारे जीरोस को सॉल्व करें तो 10 की पावर -17 मिलेगा, क्योंकि -9 ऊपर जाएगा तो यहां पर अपने पास बचेगा +17, और +17 में यहाँ पर आपके पास -34 है तो -17 बचेगा। अगर तुम ये जीरो भी कैलकुलेट कर लेते हो 300 वाले, तो फिर ये हो जाएगा 10 की पावर -19, तो इसको कर देंगे 10 की पावर -19। अब बचा 6.626 इंटू 3/3, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा 6.626 इंटू 10 की पावर -19 एंड दिस वैल्यू विल बी इन जूल्स, ठीक है। तो ये आपको एनर्जी उसने क्या करी, एब्जॉर्ब करी थ्रू अ फोटोन, गैस ने इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो दिस वाज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। अब हमें पता है जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी वो हमेशा जितनी एमिट हुई है उसके बराबर होगी, तो वी ऑल नो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड विल बी इक्वल टू एनर्जी एमिटेड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड will be equal to energy released और energy emitted, जितनी एनर्जी एमिट हुई है उसके बराबर ही होगी, ठीक है। तो कितनी हो गई, 6.626 इंटू 10 की पावर -19। अब जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो 2 फोटोन के रूप में हुई है, तो इट इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, फर्स्ट फोटोन प्लस एनर्जी ऑफ सेकेंड फोटोन, so it will become plus energy of second photon। तो सेकेंड फोटोन के हिसाब से और फर्स्ट फोटोन की एनर्जी दोनों ऐड होगी, तो वी हैव 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 इक्वल्स टू, अब फर्स्ट फोटोन की वेवलेंथ दे दी है 400 नैनोमीटर, तो यहां से 400 नैनोमीटर के हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे, 400 नैनोमीटर के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फर्स्ट फोटोन विल बी इक्वल टू hc/400, hc मतलब अगेन 6.626 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 400 इंटू 10 की पावर -9, क्योंकि नैनोमीटर में, प्लस एनर्जी ऑफ सेकेंड फोटोन, तो E2 कर लेते हैं हम लोग इसको, एनर्जी ऑफ सेकेंड फोटोन विल बी E2। इसको अगेन हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर -6.626 इंटू 10 की पावर -34, इट शुड बी -34। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो सारे डेसिमल्स को सॉल्व करने के बाद, मतलब जीरोस को सॉल्व करने के बाद 10 की पावर -19 बचेगा, तो 10 की पावर -19 और साथ में होगा 6.626 इंटू 3/4, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो वी हैव 6.626 इंटू 3 divided by 4, 4.96, so we'll get this as 4.96। तो यहां पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.96, अलग से मैं ले लेता हूं, तो we have 6.626
इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये टोटल एनर्जी थी विच इज इक्वल टू 4.96 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये 400 नैनोमीटर वाले की वजह से थी, और E2 इज द एनर्जी ऑफ सेकेंड फोटोन जो हमें निकालनी है। तो E2 विल बी इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 10 की पावर माइनस 19 माइनस 4.96 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो यहां से E2 निकल जाएगा। E2 विल बी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 19 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो आपके पास बचेगा 6.626 माइनस 4.96 तो E2 हमारे पास आ जाएगा 6.626 माइनस 4.96। लेट्स सॉल्व दिस, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो वी हैव 6.626 इंटू माइनस 4.96 विल गेट दिस वैल्यू एज 1.66। तो E2 हमें मिल गया 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो जो सेकेंड फोटोन से एनर्जी निकलेगी जो हमसे पूछा गया है वो होगी 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 19 एंड दैट विल बी इन जूल्स। अगेन ये एनर्जी भी किस में होगी, जूल्स में होगी। तो E2 विल बी इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स, ये फाइनल एनर्जी आएगी। क्लियर हो गया। तो यहां पर एनर्जी पूछी थी, अदर फोटॉन्स री एमिटेड आउट, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इतनी एनर्जी यहां से रिलीज होगी इतनी जूल्स में। ठीक है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सेकेंड फोटोन से इतनी एनर्जी निकलेगी, सिंपल था। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करे जा रहे हैं उतनी एनर्जी वो रिलीज करेंगे, तो अल्टीमेटली 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 19 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन। चले स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका भी, इन क्वेश्चंस का, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड है तो इनके स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको बेहतर रहेगा थोड़ा सा। तो स्क्रीनशॉट ले लो, इस पार्ट का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलते हैं आगे। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं एंड दिस विल बी द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन पर देखते हैं क्या बोला गया है। 8th क्वेश्चन में कहा गया है द आईज ऑफ अ रेप्टाइल पास अ विजुअल सिग्नल टू द ब्रेन। The eyes of a reptile passes a visual signal to the brain when the visual receptors are struck by photons of wavelength 859 नैनोमीटर। तो जो आईज होती है रेप्टाइल की वो एक पास करते हैं विजुअल सिग्नल टू द ब्रेन व्हेन द विजुअल रिसेप्टर्स आर स्टक बाय फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ 859 नैनोमीटर। तो जब विजुअल रिसेप्टर्स जो ब्रेन के होते हैं वो स्ट्रक हो जाते हैं बाय फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ 859 नैनोमीटर, तो जो आईज होती है रेप्टाइल की वो पास करती है एक विजुअल सिग्नल टू द ब्रेन। If an energy of 3.15 into 10 की पावर माइनस 14 जूल इज रिक्वायर्ड टू ट्रिप द सिग्नल, मतलब वो सिग्नल को स्टार्ट करने के लिए आपको इतनी एनर्जी चाहिए, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट मस्ट स्ट्राइक द रिसेप्टर। एच की वैल्यू आपको ये कंसिडर करनी है। तो देखो, पहली बात तो वो सिग्नल कब स्टार्ट करेगा, जब इतना नैनोमीटर की वेवलेंथ का फोटॉन स्ट्रक हो जाएगा। तो हमें पहले वो एनर्जी निकालनी है कि कितनी एनर्जी पर वो ओवरऑल स्टार्ट करेगा। तो एनर्जी, कितनी एनर्जी से वो ओवरऑल स्टार्ट करेगा, तो एनर्जी बेसिकली हमें यहां पर चाहिए। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे हम निकालेंगे, वेवलेंथ दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा का फॉर्मूला यूज करेंगे, और hc बाय लैम्डा से हमारे पास h है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू c इज स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज 859 नैनोमीटर, तो 859 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर, तो दिस बिकम्स 10 की पावर माइनस 9 मीटर। ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन 10 की पावर माइनस 17 हो जाएगा यहाँ पर। 10 की पावर माइनस 17 के बाद वी हैव ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यूज टू कैलकुलेट। 6.626 इंटू 3 इंटू 859, तो वी हैव 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 859, तो वी हैव गॉट दिस वैल्यू एज 0.0231। 0.0231 ये आपको मिलेगा एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, 0.0231 इंटू 10 की पावर माइनस 17, दिस विल बी इन जूल्स। ठीक है, इसको एक काम करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। लेट्स डू इट 23.1 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल्स। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। 23.1 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल्स। सो दिस मच ऑफ द एनर्जी मिलने पर इतनी एनर्जी फोटॉन्स के पास होगी, जिसके कारण वो स्ट्रक जब हो जाएगा तो जो आईज होंगी रेप्टाइल की वो विजुअल सिग्नल को इंपार्ट करेंगी। अब इतना एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रिप द सिग्नल। अब ये एनर्जी तो फोटोन की और इतना एनर्जी टोटल रिक्वायर्ड टू ट्रिप द सिग्नल। तो
तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, टोटल एनर्जी ये हो गया, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रिप द सिग्नल इज रिक्वायर्ड टू ट्रिप द सिग्नल इज, कितना एनर्जी चाहिए? टोटल एनर्जी इज 3.15 इंटू 10 की पावर माइनस 14। तो ऐसे में कितने फोटॉन्स होंगे? एक फोटोन की ये एनर्जी है, दिस इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन, दिस इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन, और ये टोटल एनर्जी है। तो आपको कितने फोटॉन्स लगेंगे? दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू, बहुत सिंपल सा केस हो गया, फोटॉन्स रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर? टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी चाहिए वो अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। टोटल एनर्जी कितनी है? 3.15 इंटू 10 की पावर माइनस 14 अपॉन 23.1 इंटू 10 की पावर माइनस 20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 6 तो आ ही जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 20 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 20 माइनस 14 इज प्लस 6, और 3.15 डिवाइडेड बाय 23.1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3.15 डिवाइडेड बाय 23.1, तो दिस कम्स आउट टू बी 0.136, 0.136। तो इसको हम कर लेंगे 13.6 इंटू 10 की पावर 4, इतने फोटॉन्स रिक्वायर्ड होंगे। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, 13.6 इंटू 10 की पावर 4 photons. This much of photons, these many photons will be required to trip the signal. तो वो जो सिग्नल ब्रेन में पास करेंगे, उस सिग्नल को ट्रिप करने के लिए आपको 13.6 इंटू 10 की पावर 4 photons की रिक्वायरमेंट होगी. सो दिस मच ऑफ photons विल बी रिक्वायर्ड. तो ये हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा. ये हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो इस तरीके से ये आंसर सॉल्व होगा, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा बेसिकली. तो स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से इसका, फिर हम आगे चलते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विच इज योर 9th क्वेश्चन. तो लेट्स सॉल्व दी 9th क्वेश्चन हियर. 9th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या पूछता है क्वेश्चन. What will be the kinetic energy and total energy change of an electron in hydrogen atom if the atom emits a photon of wavelength 4860 angstrom? ठीक है, आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया एंड द टोटल एनर्जी चेंज इलेक्ट्रॉन में अगर हाइड्रोजन का एटम एक इमिट करे फोटोन ऑफ द वेवलेंथ 4860 एंगस्ट्रॉम, इतना एनर्जी वो अगर करे. तो पहले तो हमें ये देखना है कि वो जो फोटोन एमिट कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, कितनी एनर्जी वो रिलीज कर रहा है. तो वो एनर्जी हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले. अच्छा क्वेश्चन है ये वाला. तो कितने एनर्जी वो निकाल रहा है, तो एनर्जी रिलीज्ड थ्रू फोटोन कितना है वो देख लेते हैं. एनर्जी रिलीज्ड थ्रू फोटोन, एनर्जी रिलीज थ्रू फोटोन कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है फोटोन के थ्रू? 4860 एंगस्ट्रॉम इज दी वेवलेंथ. तो हमें hc बाय लैम्डा का फॉर्मूला यूज करना चाहिए क्योंकि लैम्डा वेवलेंथ आपको यहीं मिलेगा. तो इट विल बी इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 4860 इंटू 10 की पावर माइनस 10. क्योंकि मीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं, तो ये आपको सीधा मिल जाएगा. तो 10 की पावर माइनस 10 होते हैं तो वो सीधा आपको मिल जाएगा. ठीक है, अब यहां से अपन इसको सॉल्व करें तो वी गॉट दिस एज 10 की पावर माइनस 10 ऊपर गया तो 10 की पावर प्लस 10 हो जाएगा, 18 हो जाएगा. 18 मतलब 10 की पावर माइनस 16 बचेगा, और माइनस 16 में ये जीरो भी अगर ऐड करोगे 4860 का तो यहां बचेगा 10 की पावर माइनस 17. ठीक है, तो ये माइनस 17 हो जाएगा. अब आपके पास बचा है क्या? 6.626 इंटू 3 अपॉन 486. सो यू हैव दिस एज 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 486. So you will get this as 0.0409. 0.0409. ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 17, इंटू 10 की पावर माइनस 17. अब इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो हम इसको कर सकते हैं 40.9 इंटू 10 की पावर माइनस 20.
ठीक है, मतलब मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, तो दिस विल बिकम 40.9 इंटू 10 की पावर -20 और दिस विल बी इन जूल्स। अब इतनी एनर्जी वो क्या कर रहा है, अपने अंदर से रिलीज कर रहा है, तो दिस विल बी द टोटल एनर्जी चेंज जो उसको अंदर मिलेगा, और दिस विल बी द टोटल एनर्जी जो यहां पर आपको देखने में आएगा। तो ये टोटल एनर्जी चेंज हो गया बेसिकली, ये जो आपको यहां पर मिलेगा। अब नाउ फर्दर टोटल एनर्जी चेंज आपको मिल गया 40.9 इंटू 10 की पावर -20 जूल्स। अब क्या करना है अपने को, अब अपने को ये पता करना है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी चेंज। टोटल एनर्जी चेंज तो यही आ गया, टोटल एनर्जी चेंज, क्योंकि इतनी एनर्जी रिलीज हो गई तो यही तो बदलाव हो गया। तो मतलब एक पार्ट का तो आंसर आ गया आपका, ये सेकेंड पार्ट का आंसर है, बिकॉज दिस विल बी द टोटल एनर्जी चेंज। तो ये हो गया आपका क्या, टोटल एनर्जी चेंज, क्योंकि ये टोटल आपकी एनर्जी जो हो रही है वो इस वैल्यू से चेंज हो रही है। दिस विल बी द टोटल एनर्जी चेंज। अब व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, तो सिंपल सी बात है, जितनी एनर्जी चेंज, जितना लॉस हुआ होगा फोटोन में, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर फॉर्म। तो एनर्जी जो होगी वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलेगी और कुछ नहीं होगा। तो जो एनर्जी वो रिलीज कर रहा है दैट विल बी द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, गेन इन द काइनेटिक एनर्जी। सो इट इज बेसिकली जितनी एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, मतलब लॉस कर रहा है, लॉस इन एनर्जी ड्यू टू रिलीज ऑफ फोटोन, ड्यू टू रिलीज ऑफ फोटोन। तो फोटोन रिलीज करते वक्त जितनी एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, लॉस कर रहा है, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। तो उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो उतना ही आपको क्या दिखेगा, यहां पर गेन मिलेगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी में आपको उतना ही गेन मिलेगा। तो बेसिकली इसका आंसर भी सेम है, तो इसका आंसर भी सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम विल ऑल्सो बी इक्वल टू द सेम वैल्यू, कितनी वैल्यू, 40.9 इंटू 10 की पावर -20 जूल्स। क्योंकि जितनी एनर्जी वो भैया लॉस करेगा उतनी एनर्जी तो वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी के रूप में गेन करेगा। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर वो लॉस कर रहा है तो वो उतनी गेन भी कहां से कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी में उतनी एनर्जी उसकी गेन हो रही है। जैसे होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी अगर कम होती है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे एक स्टोन है बहुत ऊपर रखा हुआ है, अब वो स्टोन ऊपर रखा है, ऊपर से तुमने उसको गिरा दिया, तो नीचे आते 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 उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि उसकी हाइट कम हो रही है, क्योंकि नीचे गिर रहा है। लेकिन उसके अंदर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है, लेकिन गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, इसलिए एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का गेन। वही कंसेप्ट यहां पर लगा है, जितना वो एनर्जी लॉस करेगा बाय रिलीजिंग अ फोटोन, उतनी वो काइनेटिक एनर्जी में गेन करेगा। क्योंकि जब फोटोन रिलीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी उसमें आएगी, और कितनी आएगी, जितनी वो लूज करेगा। कितनी लूज करी, 40.9 इंटू 10 की पावर -20 जूल्स। तो वो कितनी गेन करेगा, 40.9 इंटू 10 की पावर -90 जूल्स। तो ये दोनों हमारे करेक्ट आंसर हो गए, ये पहले पार्ट का आंसर और ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर, ये हमारे दोनों करेक्ट आंसर हो गए। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया क्या, दोनों आंसर्स क्लियर हो गए, यहाँ पर बहुत क्लियर होने चाहिए सारे आंसर्स। क्लियर हो गया, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं इसके बाद। दिस विल बी दी 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अब 10th क्वेश्चन क्या कहता है भाई यहाँ पर, ठीक है। चलो, फाइंड द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट लाइट, जिसका लैम्डा दिया हुआ है 4.10 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर, ठीक है, टू दैट ऑफ रेड लाइट, जिसका लैम्डा दिया हुआ है ये। ऑल्सो डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एनर्जीज कैरिड बाय देम। दो पार्ट है क्वेश्चंस के बेसिकली। एक हमें यहां पर निकालना है रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी, दोनों रेडिएशंस का जो रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो निकालना है हमको, फ्रीक्वेंसी का रेशियो, और दोनों रेडिएशंस की एनर्जी का रेशियो भी निकालना है। तो सेकेंड हमको रेशियो ऑफ एनर्जी भी निकालना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, तो दो फॉर्मूले से हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हमें मालूम है फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है लैम्डा से।
c अपॉन लैम्डा करके, क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी इंटू जो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है वो इक्वल टू सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के हमेशा बराबर होता है। तो न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा होता है, तो दिस इंप्लाइज न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। तो न्यू हम पहले वाले के लिए निकाल लेंगे, न्यू वन इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा वन। तो ये कितना हो जाएगा, न्यू वन कितना निकलेगा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा वन। व्हाट इज लैम्डा वन 4.10 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर में है, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर। हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2, क्योंकि डिवाइड बाय 100 करेंगे मींस मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2, सो दैट बिकम्स 10 की पावर -2। ठीक है, तो ये 10 की पावर -2 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो न्यू वन आ जाएगा आपके पास। न्यू वन विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 4.10 इंटू 10 की पावर -7। ये -7 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 15। तो न्यू वन विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4.10। ये और कर लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 4.10, सो दैट कम्स आउट टू बी 0.73 इंटू 10 की पावर 15। ठीक है, एंड दैट विल बी हर्ट्ज, क्योंकि साइकिल पर सेकेंड में आता है, तो दैट इज कॉल्ड एज हर्ट्ज। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो दैट बिकम्स 7.3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 7.3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज पहला फ्रीक्वेंसी आ गया। दूसरा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स कैलकुलेट द दूसरा फ्रीक्वेंसी, यानी कि न्यू टू कैलकुलेट करते हैं। तो न्यू टू कैसे निकालेंगे, c बाय लैम्डा 2 से। न्यू टू कैसे निकालेंगे, c बाय लैम्डा 2 से। c इज 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा 2। लैम्डा 2 इज 6.56 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10 की पावर -2 और करना पड़ेगा। तो न्यू टू विल बी इक्वल टू c इज 3 इंटू 10 की पावर 8, और ये ऊपर गया तो अगेन 10 की पावर 15, ये भी हो जाएगा। एंड वी हैव डिवीजन ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 6.56। तो 3 डिवाइडेड बाय 6.56 और कर लेते हैं, तो वी हैव 3 डिवाइडेड बाय 6.56, 0.45। तो इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो 4.5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। अब क्या निकालना है, रेशो। लेट्स कैलकुलेट द रेशो। तो रेशो विल बी इक्वल टू न्यू वन बाय न्यू टू। तो कैसे निकलेगा, 7.3 इंटू 10 की पावर 14 अपॉन 4.5 इंटू 10 की पावर 14। 10 की पावर 14 से 10 की पावर 14 सीधा कैंसिल, हमारे पास बचा 7.3 डिवाइडेड बाय 4.5। सो द रेशियो विल कम आउट टू बी 7.3 डिवाइडेड बाय 4.5, रेशियो विल कम आउट टू बी 1.6:1। तो न्यू वन अपॉन न्यू टू इज इक्वल टू 1.6:1। तो रेशियो जो आ जाएगा न्यू वन बाय न्यू टू का, वो आ जाएगा 1.6:1 का रेशियो। एंड रिमेंबर, जो रेशियो आपको फ्रीक्वेंसी का होगा वही रेशियो एनर्जी का भी होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बच्चों यहाँ पर ये बिल्कुल मत करना कि फ्रीक्वेंसी अलग तरीके से निकाल रहे हो, एनर्जी अलग तरीके से निकाल रहे हो। आपको सीधा कैलकुलेशन यहाँ से समझ में आना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो है वो एनर्जी का रेशियो है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नोट नाउ, सिंस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस are directly proportional to their respective frequencies, are directly proportional to their frequencies, are directly proportional to their frequencies, therefore they bear the same ratio, therefore they bear the same ratio
as that of frequency, as that of, तो इनका जो रेशियो होगा वो बिल्कुल सेम होगा as that of frequencies। तो यहाँ पर therefore E1 अपॉन E2 एनर्जी का जो रेशियो होगा वो भी कितना होगा 1.6 अपॉन 1, दैट इम्प्लाइज 1.6:1। तो एनर्जी का जो रेशियो होगा वो बिल्कुल सेम होगा क्योंकि बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमें फॉर्मूला भी पता है, E इक्वल्स टू एच न्यू, E इक्वल्स टू एच न्यू। तो यहाँ से हमें क्लियर पता है कि एनर्जी जो होता है वो न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तभी तो फॉर्मूला है इक्वल टू एच न्यू। एच तो कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनल रेशियो लोगे तो एच और एच कट जाएगा ऊपर नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एच और एच कट जाएगा, तो सिर्फ आपके पास एनर्जी का रेशियो बचेगा जो सेम फ्रीक्वेंसी के रेशियो के बराबर आएगा। तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1.6:1 है, ये हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का लिए। तो जैसे ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वैसे सेम आंसर हमारा एनर्जी के रेशियो के लिए भी रहेगा। तो ये हमारा सेम आंसर है एनर्जी के रेशियो के लिए भी। तो यहाँ दोनों आंसर जो आएंगे वो बिल्कुल सेम आएंगे। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एज द करेक्ट आंसर। क्लियर नाउ? तो स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी। विल मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन की डीपीपी थी। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन जो कि होगा 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अ फोटोन इन एक्स रीजन इज मोर एनर्जेटिक देन इन द विजिबल रीजन। एक्स इज, अब इनमें से एक्स क्या होगा? अच्छा, एक फोटोन है जो एक्स रीजन में ज्यादा एनर्जेटिक है एज कंपेयर टू विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन के बाद कौन कौन सा आता है? विजिबल रीजन के बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास आता है अल्ट्रावायलेट, यूवी रीजन, यूवी रेस। यूवी रेस के बाद हमारे पास कौन सा रीजन आता है? एक्स रेस। एक्स रेस के बाद वी हैव गामा रेस। गामा रेस के बाद वी हैव लास्ट इज कॉस्मिक रेस। तो हाई एनर्जेटिक यही होती हैं, सबसे हाई एनर्जेटिक कॉस्मिक होगी, और विजिबल के बाद सबसे पहला नंबर जो आएगा वो आएगा यूवी का, यूवी के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद गामा, गामा के बाद कॉस्मिक। तो इंफ्रारेड तो कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यूवी रेस बिल्कुल है, माइक्रोवेव्स नहीं हो सकती, रेडियो वेव्स नहीं हो सकती, एनर्जेटिक रेस एक ही है, दैट इज यूवी रेस। तो यूवी रेस जो होगी वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था। 11th क्वेश्चन वी आर डन विथ। लेट्स मूव टू दी 12th क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से। ओके, चलो अब 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। द कलर्ड रेडिएशन विथ लोएस्ट एनर्जी इज, जो कलर्ड रेडिएशन है विथ लोएस्ट एनर्जी वो क्या होगी? कलर्ड रेडिएशन विथ लोएस्ट एनर्जी मतलब विजिबल में सबसे कम एनर्जी किसकी है? तो मैं आपको बता दूं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड को अगर तुम राइट टू लेफ्ट देखोगे तो राइट टू लेफ्ट इंक्रीजिंग एनर्जी होगी। ठीक है, मतलब राइट साइड वाला सबसे कम एनर्जेटिक होगा और लेफ्ट वाला सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होगा, क्योंकि राइट टू लेफ्ट एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीजिंग एनर्जी इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो रेड विल बी द वन विच कंटेन्स द लोएस्ट एनर्जी। इसके पास लोएस्ट एनर्जी है विजिबल में, हालांकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए एनर्जी कम है, और इसके पास जो है हाईएस्ट एनर्जी है। तो इट विल बी हैविंग हाईएस्ट एनर्जी। तो ये हमारे पास हाईएस्ट एनर्जी हो गई। ठीक है, अब उन्होंने पूछा था कलर्ड रेडिएशन विथ लोएस्ट एनर्जी इज रेड, सीधा आंसर होगा। तो यहां पर बिल्कुल भी अपने को कुछ सोचना ही नहीं है, सेकंड थॉट लाना ही नहीं है कुछ भी, सीधा ए रेड हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से इसका भी। विल मूव टू दी 13th क्वेश्चन। इसके बाद 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव टू दी 13th क्वेश्चन। ओके, सो नाउ दिस विल बी द 13th क्वेश्चन। Which of the following statement about the electromagnetic spectrum is not correct? आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सही नहीं है। मतलब आपको गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए कौन सा सही नहीं है। इंफ्रारेड रेडिएशंस हैव लार्जर वेवलेंथ देन कॉस्मिक रेज। इंफ्रारेड की लार्जर वेवलेंथ होती है कॉस्मिक रेज की, मतलब वेवलेंथ। हाँ, तो वेवलेंथ ज्यादा होती है, क्योंकि देखो वेवलेंथ ज्यादा है तभी तो एनर्जी कम है। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये ट्रू स्टेटमेंट है। फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एक ही बात होगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज लेस देन दैट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, बिल्कुल सही है।
माइक्रोवेव ज़्यादा फ्रीक्वेंट, मतलब माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी वो कम है और अल्ट्रावायलेट की ज़्यादा है। अल्ट्रावायलेट की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, इसलिए अल्ट्रावायलेट की एनर्जी माइक्रोवेव से ज़्यादा होगी, तो ये भी ट्रू है। अल्ट्रावायलेट मतलब सनरेज, सनरेज की एनर्जी माइक्रोवेव से ज़्यादा होती है। और क्यों होती है? क्योंकि सनरेज की, अल्ट्रावायलेट रेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि माइक्रोवेव से ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। एक्सरेज हैव लार्जर वेवलेंथ देन माइक्रोवेव्स, कह रहे हैं एक्सरे की वेव, सॉरी, हैव लार्जर वेव नंबर देन माइक्रोवेव्स। हाँ, क्योंकि देखो एक्सरे का वेवलेंथ कम है और माइक्रोवेव्स का ज्यादा है, और वेवलेंथ अगर कम है तो वेव नंबर ज्यादा होगा। अगर वेवलेंथ देखोगे तो एक्सरे की वेवलेंथ कम है, छोटी वेव है माइक्रोवेव के मुकाबले, लेकिन वेवलेंथ अगर कम है एक्सरे की तो मतलब उसका वेव नंबर फिर ज्यादा होगा, तो एक्सरे का विल हैव अ लार्जर वेव नंबर देन माइक्रोवेव्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, हेंस ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये भी ट्रू है, ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। अब द वेलोसिटी ऑफ एक्सरे इज मोर देन दैट ऑफ माइक्रोवेव्स। भाई साहब, वेलोसिटी तो सारी EMR की सेम होती है। वेलोसिटी को तो यू कैन नॉट कंपेयर एंड यू कैन नेवर कंपेयर, क्योंकि वेलोसिटी तो सबकी सेम होती है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, और फॉल्स ही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमसे गलत स्टेटमेंट पकड़ने को ही कहा है। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो दुनिया की सारी EMR की सेम है। सारी EMR किस स्पीड से भागती हैं? दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो दे ऑलवेज ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, एंड दे ऑलवेज ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। किसी की वेलोसिटी किसी से कम, किसी से ज्यादा नहीं होती, सबकी एक ही वेलोसिटी होती है, एंड दैट इज नथिंग बट दी स्पीड ऑफ लाइट। तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट से ही सब भागेंगे। डन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर जो हमें यहां पर मिलता है। चलें आगे, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू दी 14th क्वेश्चन। इसके बाद 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। 14th क्वेश्चन में लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा शाइन्स ऑन अ मेटल सरफेस विद इंटेंसिटी x एंड द मेटल एमिट्स y इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड ऑफ एवरेज एनर्जी z। अच्छा, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा शाइन्स ऑन अ मेटल सरफेस विद इंटेंसिटी x। एक लाइट है वेवलेंथ लैम्डा वेवलेंथ की, जैसे ही उस मेटल सरफेस पे डालते हैं तो वो इंटेंसिटी x से मतलब शाइन करता है इंटेंसिटी x से, एंड द मेटल एमिट्स y इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, और y एमिट करता है वो पर सेकेंड, y एमिट करता है पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एवरेज एनर्जी z, और उनकी एवरेज एनर्जी होती है z। व्हाट विल हैपन टू y एंड z इफ x इज डबल्ड? ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंसेप्ट में हमने इंटेंसिटी ऑफ EMR वर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड आउट पर रिलेशन बनाया है। ठीक है, जिसने भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लेक्चर अभी तक नहीं देखा है उसको नहीं बनेगा क्वेश्चन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अगर आप देखोगे रिलेशन, तो वहां मैंने क्लियर बताया कि इंटेंसिटी का जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी संख्या से क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, तो वो चीजें पूछी गई हैं कि अगर x को डबल कर दिया गया, मतलब इंटेंसिटी डबल की कर दी गई, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या y जो है उस पर क्या असर होगा, और z पर असर क्या होगा, और z पर असर क्या होगा। तो z पर क्या असर होगा ये हमें यहां पर देखना है। ठीक है ना, मतलब z के असर को भी यहां पर हमें समझना है। तो लेट्स सॉल्व दिस। तो वी हैव y विल बी डबल्ड एंड z विल बिकम हाफ। नहीं, y डबल हो जाएगा, मतलब वो कह रहे हैं अगर x को डबल करा तो y डबल हो जाएगा और उसकी एनर्जी जो हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी। पहले मैं आपको बता दूं, एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, एनर्जी जो होगी वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, तो मतलब एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी। तो पहली बात तो एनर्जी पर कोई असर नहीं होगा, तो मतलब पहला आंसर तो वो होगा जहां z रिमेन्स सेम। एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एमिट होंगे will have no effect of intensity, will have no effect of intensity। तो पहले तो मैं बता दूं इंटेंसिटी से कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो इंटेंसिटी में z सेम रहेगा, तो z हाफ हो जाएगा, z डबल हो जाएगा, z विल बी डबल, गलत है, z विल रिमेन सेम, ये ऑप्शन सही है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सीधे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, मतलब अगर आपने इंटेंसिटी को डबल किया है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी डबल हो जाएगी। अगर आपने इंटेंसिटी को डबल किया है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी डबल होगी। तो y जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, y इलेक्ट्रॉन्स एमिट पर सेकेंड, तो y इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, तो इट मींस y विल बी डबल्ड। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, y विल बी डबल्ड एंड z विल रिमेन सेम, y विल बी डबल्ड एंड z विल रिमेन सेम। तो ये ऑप्शन हमारा 100% करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन हमारा 100% करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसको बस मैंने एक ही उससे पकड़ लिया था, हालांकि z की वैल्यू से, क्योंकि यहाँ z जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सीधा अपन ने z की वैल्यू से यहाँ पकड़ लिया था और z की वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो z की वैल्यू से वी हैव कैलकुलेटेड इट आउट, तो ये आंसर हमारा आएगा। z जो होगा वो सेम रहेगा, बस y डबल होगा, क्योंकि इंटेंसिटी का कोई भी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन जिससे निकल रहा है बाहर, उस एनर्जी से इंटेंसिटी का कोई आपस में लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो जितने लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पढ़ा उनको दिक्कत जा सकती है, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ये जो बनेगा, ये बिल्कुल ये क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बनेगा। इनफैक्ट मैंने ग्राफ भी बताया वहां पर, तो वो ग्राफ में भी आप देख सकते हो। मैंने पूरी चीजें जो बताई हैं वो आपको ग्राफ के थ्रू भी बताई हैं, तो ग्राफ में भी आप वहां पर पूरा सब कुछ देख सकते हो। चलो आगे चले, लेट्स मूव अहेड नाउ। लास्ट क्वेश्चन इज डीपीपी का 15th क्वेश्चन। लेट्स चेक इट आउट कि 15th क्वेश्चन क्या कहता है। भाई बात करते हैं 15th क्वेश्चन पर। Which experimental observations given in the first column correctly accounts for the phenomena given in the second column? कौन से एक्सपेरिमेंट ने कौन सा फिनोमेना एक्सप्लेन किया था, हमें ये बताना है। कौन से एक्सपेरिमेंट ने कौन सा फिनोमेना समझाया था, हमें ये बताना है, तो अपन को यहां पर समझना है। ठीक है, सबसे पहला एक्सरे स्पेक्ट्रा। एक्सरे स्पेक्ट्रा से क्या पता चला था? तो बेसिकली हमें एक्सरे स्पेक्ट्रा से ये पता चला था, इट अकाउंट्स फॉर द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। मतलब एक्सरे के सामने जो लिखा है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, ये फिनोमेना बिल्कुल सही है, क्योंकि जो न्यूक्लियस पर चार्ज है, हालांकि वो पता है हमें कि पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन वो एक्सरे स्पेक्ट्रा से पता चला था, दैट इज चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से ये पता चलता है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो दिस इज न्यूक्लियर एटम, सेकेंड पार्ट। सो दिस वॉज द फर्स्ट वन। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था रदरफोर्ड का, कि न्यूक्लियस होता है हर एटम के अंदर, तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये बात बताई थी, ये बात बिल्कुल बताई थी। किसके थ्रू बताई थी? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की मदद से। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की मदद से ये आया था, दैट इज इट विल बी हैविंग अ न्यूक्लियर एटम। एटम के अंदर वहां पर देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इनसाइड इट। तो ये सेकंड हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें क्या पता चलता था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये बताता था कि जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, वो क्वांटाइज्ड होती है। क्यों? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमने ये जाना था कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इजेक्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इजेक्ट होते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक एनर्जी होगी, और वो एनर्जी का या तो डबल एनर्जी, ट्रिपल एनर्जी, क्वाड्रपल एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि हमेशा उसके इंटीग्रल मल्टीपल में एनर्जी रिलीज होगी, हमेशा उसके इंटीग्रल मल्टीपल में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेनली अकाउंट्स फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बताया था। एंड द लास्ट इज एमिशन स्पेक्ट्रा विच अकाउंट्स फॉर द क्वांटाइज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। एमिशन स्पेक्ट्रा से पता चला था कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट होंगे वो क्वांटाइज्ड होंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा, अगर पहली शेल में घूम रहा है तो वो अपनी डबल एनर्जी लेकर या तो सेकंड में जाएगा, या फिर उससे और ज़्यादा एनर्जी लेकर 3 गुना एनर्जी लेकर तीसरे शेल में जाएगा, 4 गुना एनर्जी लेकर चौथे शेल में जाएगा, लेकिन वो हमेशा अपने क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स में ही घूमेगा। वो कभी भी 1.5 शेल में फर्स्ट और सेकंड के बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच में, थर्ड और फोर्थ के बीच में, इन सब में वो कभी भी अपनी एनर्जी को नहीं रखेगा, वो हमेशा अपनी एनर्जी को क्वांटाइज्ड फॉर्म में ही रखेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो वी हैव दिस एज करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट का वी हैव मैचिंग क्या हो गया? P, सेकंड की वी हैव मैचिंग एज R, थर्ड की वी हैव मैचिंग एज S, एंड फोर्थ की वी हैव मैचिंग एज Q। तो ये हमारे पास ऑप्शन में आएगा। ऑप्शन यहां पर दिए नहीं है, बट फर्स्ट का P है, सेकेंड का वी हैव R, थर्ड का वी हैव S, एंड फोर्थ का वी हैव Q। तो फोर्थ का हमारे पास Q है। तो इन दिस वे वी आर डन विद द 15th क्वेश्चन, और इस तरीके से वी आर डन विद द होल डीपीपी, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरी डीपीपी को देख लिया है, पूरी डीपीपी को समझ लिया है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और मैं ये उम्मीद लगाकर बैठा हूँ कि इस वीडियो की आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, क्योंकि आपसे ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस पहले से ही बन गए होंगे।
इफ इन केस स्टिल यू पोजेस एनी डाउट, स्टिल यू हैव एनी डाउट, तो बिल्कुल तुम फीडबैक मतलब कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका फीडबैक दे सकते हो और प्रॉपर मेरे को बता सकते हो किस पार्ट पे कहां पर तुम्हें डाउट आया है, कहां तुम्हें दिक्कत आई है, और वहां पर हम उसको कैटर कर लेंगे। ठीक है, चलो तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा सबको। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म के बारे में, मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल के बारे में एक बार फिर आपको बता देता हूं। अगर आप किसी भी क्लास में हो, केजी से लेकर अगर हम बात करें केजी से लेकर आपके 12th क्लास तक, कोई सी भी क्लास हो, कोई सा भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हो, कोई सी भी पढ़ाई आप करना चाहते हो, तो आपके पास बेहतर मौका है कि आप मैग्नेट ब्रेन से फ्री एजुकेशन पा सकते हो। आपको करना क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स क्या तो यूट्यूब चैनल पर जाना है या फिर आपको वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट बहुत सिंपल है, दैट इज www.magnetbrains.com। जब आप वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और सभी कुछ वहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। सारे लेक्चर्स आपको वहां मिल जाते हैं, डीपीपीज वहां पर मिल जाती हैं, डीपीपी के सॉल्यूशंस, वन शॉट रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारी चीजें जो आपके आईआईटी जेईई या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो जरूरी होती है उसको पढ़ने के लिए, वो सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जैब, कैब, इन सब की भी तैयारी कर रहे हो तो ये सब भी अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। और अभी एक नई कैटेगरी स्टार्ट हुई है मैग्नेट ब्रेन्स पर जहां पर आपको ई बुक्स मिलती हैं। बुक्स और ई बुक्स आप दोनों वहां से ऑर्डर कर सकते हो, वहां से आप डाउनलोड भी बहुत सी चीजें कर सकते हो और वो सारी चीजें आपको मिलती हैं मैग्नेट ब्रेन्स के ही प्लेटफॉर्म पर। तो वो सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं, बस आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और उस लिंक पर क्लिक करके आपको अपनी बुक्स को ऑर्डर या डाउनलोड कर लेना है। लेक्चर्स बाकी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जितना हो सके इस चैनल का और इस वेबसाइट का लोगों के साथ शेयर करें, लोगों को बताएं, लोगों को अवेयर करें और लोगों तक इस चैनल के बारे में मतलब उनको अवेयर करें, उनको बताएं कि ऐसा चैनल है जो फ्री एजुकेशन आपको देता है। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।